गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी पे, जो पारिभाषिक शब्द हैं ज्योग्राफी में जो अभी तक आए हैं या कुछ टॉपिक्स में आएंगे। तो इन्हीं पारिभाषिक शब्दों के विषय में डिस्कस करेंगे हम लोग, जिनको कहते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी। पारिभाषिक शब्द टर्मिनोलॉजी, इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कि जो अब बार बार हम लोग के टॉपिक में आया है और आएगा भी, उसमें होता है एक टर्मिनोलॉजी अवशोषण, जिसको कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, यह पदार्थ का वह गुण होता है जो ऊष्मा को या ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। यानी कि पदार्थ जब ऊष्मा को आत्मसात कर लेता है तो इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। और अवशोषण की प्रक्रिया पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। कुछ पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, और कुछ पदार्थ होते हैं जो अल्प मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, बाकी का वो परावर्तन कर देते हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं जो अत्यल्प ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, अधिक से अधिक ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं। जैसे जो हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, आइस कवर एरिया होता है, वह 80 से 90% सौर विकिरण का परावर्तन कर देता है। यानी कि वह 80 से 90% विकिरण को परावर्तित कर देता है। इसके विपरीत जो जलीय क्षेत्र होता है, जैसे महासागर है, सागर है, तालाब है, झील है या नदी है, ये अधिक से अधिक सौरिक विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं, बहुत कम विकिरण का परावर्तन करती हैं। इसी प्रकार रेगिस्तानी भाग होता है, वह भी बहुत कम ऊष्मा को परावर्तित करता है, अधिक से अधिक ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। घास का मैदान है, वो भी लगभग 30 से 35% ऊष्मा का परावर्तन कर देता है, बाकी का अवशोषण कर लेता है। तो ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। जो अवशोषण होता है, इसकी एक खास विशेषता है कि जो पदार्थ अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा विकिरक भी होता है, यानी कि विकिरण करने वाला भी होता है। यहाँ पे कहा जाएगा कि जो पदार्थ अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा रेडिएटर भी होता है, यानी कि एब्जॉर्बर इज आल्सो ए रेडिएटर, यानी कि जो अवशोषक होता है वो अच्छा विकिरण भी करता है। तो ये अवशोषण रहा। दूसरा जो शब्द हमारे सामने आता है वो है परावर्तन। अवशोषण के बाद जो दूसरा शब्द आता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती हैं या ऊष्मा पड़ती है तो वो वापस उसको भेज देता है। और परावर्तन की एक विशेषता होती है कि यह विकिरण के वेवलेंथ और उसके गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि जिस रूप में इसको प्राप्त होती है उसी रूप में इसको वापस भेज देता है। और यह भी पदार्थ या वस्तु के गुण पर निर्भर करता है। जैसे अभी हमने देखा अवशोषण में कि अवशोषण में क्या होता है कि ऊष्मा का वस्तु अवशोषण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, लेकिन यहाँ पर आत्मसात नहीं करता, उसको वापस भेज देता है परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में। और यह भी वस्तु के गुण पर निर्भर करता है। जैसे हिमाच्छादित क्षेत्र जो होते हैं वो 80 से 90% ऊष्मा का क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, इनको वापस भेज देते हैं। जो जल होता है वो लगभग 10 से 20% ऊष्मा का परावर्तन करता है, बाकी सबको आत्मसात कर लेता है, यानी कि अवशोषण कर लेता है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वो भी अधिकतम ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, बहुत कम ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो ये परावर्तन जो होता है वो अवशोषण के विपरीत होता है। जो यहां पर एक परावर्तन के साथ शब्द आता है उसको कहते हैं अल्बीडो। अल्बीडो, एल्बिडो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है छोटी टार्च। एल्बिडो का मतलब होता है
कि कोई वस्तु कितनी ऊर्जा को वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं कि यदि कोई धरातली सतह A है और यहाँ पर कोई धरातली सतह B है, यदि यह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है इसको 100 इकाई मान लिया जाए, जितनी यह ऊर्जा प्राप्त करता है इसको 100 इकाई मान लिया जाए, और इसमें से इसने 80 इकाई ऊर्जा को, यानी कि 80% ऊर्जा को वापस भेज दिया, परावर्तित कर दिया, तो इसका एल्बिडो क्या होगा? हाई होगा, उच्च एल्बिडो होगा इसका। और इसी तरह से कोई बी धरातल है जो 100% ऊर्जा प्राप्त करता है और इसका मात्र 20% ही वापस भेजता है, बाकी को क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इसको माना जाएगा लो एल्बिडो सरफेस। इसको हाई एल्बिडो सरफेस कहा जाएगा, इसको लो एल्बिडो सरफेस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक ऊर्जा को इसने क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। इसने अधिक से अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, बहुत कम ऊर्जा का परावर्तन किया। तो ये है, ये जो एल्बिडो शब्द होता है यह सेलेस्टियल बॉडी के संदर्भ में ही यूज किया जाता है। जो खगोलीय पिंड होते हैं जैसे ग्रह या उपग्रह, उन्हीं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे सौरमंडल में अगर उदाहरण लिया जाए तो हमारे सौरमंडल में जो बुध होता है, बुध है मरकरी, इसका एल्बिडो लगभग 12% है। बुध, इसका एल्बिडो 12% है। और इसके बगल में वीनस है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र, इसका एल्बिडो लगभग 76% है। और हमारी पृथ्वी का जो एल्बिडो है यह लगभग 30% है। यानी हमारी पृथ्वी जितना ऊष्मा प्राप्त करती है उसका 30% तुरंत वापस कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है, इसको माना जाता है ये। तो एल्बिडो हमारी पृथ्वी का 30 है। और इसी प्रकार बृहस्पति या शनि यानी कि जुपिटर एवं सैटर्न का एल्बिडो वो भी 34-35% के आसपास है। तो हमारे जो सौर परिवार है उसमें शुक्र का एल्बिडो सबसे, यानी कि वीनस का एल्बिडो सबसे अधिक है, और बुध यानी कि मरकरी का एल्बिडो सबसे कम है। चंद्रमा का एल्बिडो भी 7 से 12% के आसपास माना जाता है। तो ये एल्बिडो शब्द है। अब एक शब्द आता है प्रकीर्णन, जिसको कहते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, यानी कि कण होते हैं। तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रकीर्णन, इसको कहते हैं स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। हमारे वायुमंडल में अनेक धूल कण होते हैं या जल की कण होते हैं या गैसों के कण होते हैं। ये क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को ये विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, यानी कि इनको विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। यह प्रक्रिया तभी संभव होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इनका व्यास सौर विकिरण के वेवलेंथ से कम होता है, इनका व्यास। तब ये क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, यानी कि इनका व्यास कम होगा इनके वेवलेंथ से, तो ये सौर विकिरण को प्रकीर्णित कर देंगे, इसको इधर उधर स्कैटर कर देंगे। यही जब विकिरण ऊर्जा धीरे धीरे धरातल पर पहुंच जाती है तो इसे ही कहा जाता है विसरित दिवा प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट। इसे ही कहा जाता है विकृत दिवा प्रकाश। जो हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का धरातल कुल जितना ऊष्मा प्राप्त करता है उसमें 17 इकाई ऊष्मा इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं विसरित दिवा प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट। विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के अंधेरे वाले भाग को भी यदि हम देख पाते हैं तो इसी
प्रकीर्णन के द्वारा ही देख पाते हैं। इसी प्रकीर्णन के द्वारा ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है और इसी प्रकीर्णन के द्वारा ही चंद्रमा के अंधेरे भाग को हम देख पाते हैं। यह प्रकीर्णन की प्रक्रिया ही है जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो लालिमा हमें दिखाई देती है वह इसी प्रकीर्णन का परिणाम है। तो ये डिफ्यूज डे लाइट जो है और प्रकीर्णन के द्वारा जो ऊर्जा 17 यूनिट धरातल पर पहुंचती है उसे कहा जाता है डिफ्यूज डे लाइट, या उसे कहा जाता है विसरित नीला प्रकाश, डिफ्यूज ब्लू लाइट। तो ये प्रकीर्णन की घटना है। इस प्रकीर्णन की घटना का सबसे पहले अध्ययन रेले ने किया था, तो इसलिए इसको रेले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। अब जो हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है वो ये तो घटनाएं तीनों कब घटती हैं? ये तीनों घटनाएं जिसमें कहा जाता है अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों घटनाएं तब घटती हैं जब सौरिक विकिरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। यानी कि सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ हमारा वायुमंडल इन तीन प्रकार से जो हमने पढ़ा, अवशोषण, परावर्तन एवं प्रकीर्णन, इन तीन विधियों से उसके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। यानी कि उसके साथ इन्हीं तीन विधियों द्वारा अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। कुछ का अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ को वापस परावर्तन कर दिया जाता है और कुछ का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। तो ये तीन शब्दावली रही। अगली जो हमारी शब्दावली है कि ये कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो होता है चालन विधि, जिसको कहते हैं कंडक्शन, चालन विधि। दूसरा होता है संवहन विधि, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा होता है विकिरण विधि, जिसको कहते हैं रेडिएशन। इन्हीं तीन विधियों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले चालन विधि क्या होती है? चालन विधि सिर्फ ठोस वस्तुओं में ही संपन्न होती है। यानी कि सिर्फ ठोस वस्तुओं में ही चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं, किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं और ये 10वां व्यक्ति है। ये पहला व्यक्ति है, ये 10वां व्यक्ति है, बीच में ये लोग हैं। यानी कि ये पहला व्यक्ति और 10वें व्यक्ति, यदि इस व्यक्ति के पास एक गेंद है और यह गेंद इस व्यक्ति को देना है, यहां से गेंद इस व्यक्ति को देना है, यह व्यक्ति गेंद इसको देता है, फिर यह व्यक्ति इसको गेंद देता है और इस तरह से यह गेंद इसके पास तक चली जाती है। लेकिन इसमें यह व्यक्ति अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं होगा, अपने स्थान से इधर उधर नहीं जाएगा, अपने स्थान पर स्थित रहता है, स्थिर रहता है और इसको गेंद देता है, फिर ये इसको देता है, फिर ये इसको देता है, फिर ये इसको देता है, फिर इसको देता है, फिर इसको देता है और इस तरह से गेंद यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसी को कहेंगे चालन विधि। यानी कि किसी वस्तु के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं में किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं हुआ और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गई। जैसे एक लोहे का रॉड लिया हमने और यहाँ पर इसको गर्म करना शुरू किया, तो सबसे पहले यहाँ वाले अणु को ऊष्मा प्राप्त होगी, धीरे धीरे यह ऊष्मा इस बगल वाले अणु को देता जाएगा और इस तरह से ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसे चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ तक होगा।
चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि पास वाले अणु का तापमान पहले वाले अणु के बराबर न हो जाए। यानी कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तभी होगा जब दो अणुओं के ताप में अंतर होगा। अनइवन टेम्परेचर की कंडीशन में ही चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, या दोनों अणुओं को एक दूसरे से अलग कर दिया तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो गया, या दोनों अणुओं का तापमान समान हो गया तो फिर चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि चालन विधि द्वारा ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जो वस्तु ऊष्मा का जितना अच्छी सुचालक होगी उसमें यह प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। अब हम आते हैं संवहन। चालन विधि के बारे में बताते हैं कि चालन विधि द्वारा हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है। पृथ्वी जब सूर्यातप से ऊष्मा प्राप्त करती है तो यह गर्म हो जाती है, इसका पृथ्वी का ऊपरी धरातल गर्म हो जाता है, और इसके संपर्क में आने वाली वायु चालन विधि द्वारा ऊष्मा प्राप्त करती है। लेकिन वायुमंडल को गर्म करने में चालन विधि का बहुत कम योगदान होता है। अब हम आते हैं संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण स्वयं अणुओं द्वारा होता है, यानी कि अणु ऊष्मा प्राप्त करता है और स्वयं स्थानांतरित हो जाता है, फिर उस स्थान पे दूसरा वाला अणु आ जाता है। अब इस एग्जाम्पल में हम आते हैं, जैसे गेंद यहाँ से यहाँ जानी है तो संवहन में क्या होगा कि यह गेंद लेकर स्वयं यहाँ तक चला जाए और यह फिर यहाँ आ जाए, फिर यह गेंद प्राप्त कर यहाँ चला जाए, यानी कि ऊष्मा स्वयं अणु प्राप्त करता है और स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि को कैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि यह एक पॉट है और इसमें पानी है और इस पानी को ऊष्मा द्वारा गर्म किया जा रहा है, नीचे से फ्लेम देकर गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ का अणु, जो जल का अणु होगा, वो ऊष्मा प्राप्त करेगा। ऊष्मा प्राप्त करने के बाद इसका आयतन बढ़ जाएगा, ये हल्का होगा और तुरंत यहाँ से स्थानांतरित होकर ऊपर चला जाएगा। अब इसके स्थान पर ये ठंडा वाला अणु जो है ये तुरंत नीचे आ जाएगा या आसपास का अणु आ जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे पॉट के अणुओं का तापमान एक समान न हो जाए। तो संवहन की प्रक्रिया जो होती है यह सिर्फ द्रव एवं गैस में होती है, संवहन की प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। यानी कि संवहन की प्रक्रिया सिर्फ द्रव एवं गैस में होती है। संवहन की प्रक्रिया द्वारा हमारा वायुमंडल कैसे ऊष्मा प्राप्त करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी का धरातल सूर्यातप प्राप्त करके गर्म हो जाता है और इसके धरातल के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है, और वायु गर्म होती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो ये हल्की होती है और ये ऊपर उड़ जाती है, और इस रूप में यह ऊपर उड़ जाती है। फिर आसपास की वायु फिर इसके पास आती है, ये भी गर्म होती है, या जहाँ की ठंडी वायु है वो अवतलित होती है और फिर ये उस स्थान पर आती है, और इस प्रकार से लहरों के माध्यम से, संवहन तरंगों के माध्यम से वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है। हमारे वायुमंडल को गर्म करने में इसी संवहन प्रक्रिया का सबसे अधिक योगदान होता है। यानी कि पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है संवहन विधि द्वारा, सबसे अधिक संवहन विधि द्वारा ही वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है। तो संवहन में क्या होता है कि इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है, ठोस में कार्य कर चलता है ये चालन विधि, इसमें भी माध्यम की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। यह द्रव एवं गैसों में संपन्न होता है संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। विकिरण क्या होता है? विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह शून्य में यात्रा करती है विकिरण। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम अगर एक देखते हैं तो यहाँ से अगर गेंद यहाँ पहुँचानी है तो ये व्यक्ति ना तो इसको गेंद देगा और ना ही स्वयं गेंद लेकर यहाँ जाएगा। अगर यह गेंद यहाँ से उछाल कर फेंक देता है और यह इसके पास चली जाती है तो यही विकिरण है कि बिना किसी माध्यम के, यानी कि यहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई, विकिरण ऑब्जेक्ट से रिसीवर तक चली गई। यानी कि सूर्य से ऊष्मा जब पृथ्वी तक आती है तो उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह विकिरण विधि द्वारा आती है।
शून्य में यात्रा करती है, तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के कुछ नियम होते हैं, विकिरण कुछ नियम के अकॉर्डिंग ही होता है। उन नियमों को जान लेते हैं कि विकिरण किस नियम से चलता है। विकिरण का सबसे पहला नियम होता है कि जो वस्तु जितना अधिक गर्म होती है उतना ही अधिक मात्रा में विकिरण करती है, और यह फोर्थ पावर के अकॉर्डिंग कार्य करती है। यानी कि इसमें अगर किसी वस्तु के तापमान को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उससे विकिरित होने वाली ऊष्मा में 16 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो पहला नियम यही है कि जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊष्मा का विकिरण करेगी या उत्सर्जन करेगी। तो पहला विकिरण का नियम ये है। दूसरा विकिरण का नियम ये है कि जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी वह उतनी ही लघु तरंगों के माध्यम से विकिरण करेगी। जैसे जो हमारा सूर्य है, इसकी बाहरी परत जिसको हम लोग कोरोनोस्फीयर या फोटोस्फीयर कहा जाता है या प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और हमारे पृथ्वी का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस दशा में क्या होगा कि जो सूर्य विकिरण करता है यह लघु तरंगों के माध्यम से करता है, यानी कि शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से विकिरण करता है, लघु तरंगों के माध्यम से विकिरण करता है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक है। और हमारी पृथ्वी जब विकिरण करती है तो यह दीर्घ तरंगों के माध्यम से करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का तापमान सूर्य की अपेक्षा बहुत कम है। तो इसमें यह देखा जाता है कि तापमान एवं वेवलेंथ में, तरंग दैर्घ्य में विपरीत संबंध होता है। यदि तापमान अधिक होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी, यदि तापमान कम होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो विकिरण का दूसरा नियम ये है। अब विकिरण का तीसरा नियम ये होता है कि जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी उसके प्रति इकाई क्षेत्र से उतना ही अधिक विकिरण उत्सर्जित होगा या विकिरण निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो हमने अभी देखा कि सूर्य के बाहरी परत का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और पृथ्वी के बाहरी परत का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो सूर्य से प्रति इकाई ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो पृथ्वी से बहुत अधिक होती है। और यह कैसे होती है कि अगर 1 वर्ग इंच सूर्य का लिया जाए, 1 वर्ग इंच, तो इस 1 वर्ग इंच से सूर्य 1,00,000 हार्स पावर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी कि सूर्य के बाहरी परत जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है वहाँ से प्रत्येक वर्ग इंच में 1,00,000 हार्स पावर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जो पृथ्वी के धरातल से इतने ही क्षेत्र से ऊर्जा उत्सर्जित, जितना पृथ्वी इतने ही क्षेत्र से जितना 1 वर्ग इंच यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है सूर्य 1,00,000 हार्स पावर, यदि 1 वर्ग इंच पृथ्वी के धरातल से जितना ऊर्जा उत्सर्जित करती है पृथ्वी, यह ऊर्जा 1,60,000 गुना अधिक होती है। यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक वर्ग इंच से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य के प्रत्येक वर्ग इंच से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह 1,00,000 हार्स पावर के बराबर होती है, और वह पृथ्वी से 1,60,000 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है प्रत्येक वर्ग इंच से। तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी उसके प्रति इकाई से उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन होगा। तो ये तीसरा नियम था। चौथा नियम विकिरण का है कि जो वस्तु विकिरण का अच्छा अवशोषक होती है वह वस्तु उतना ही अच्छा उत्सर्जक होती है। यानी कि एब्जॉर्बर आर गुड रेडिएटर। तो ये विकिरण का चौथा नियम था। अब हम लोग आते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और है उसके पे चर्चा करते हैं। और जो हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है वो है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
पहला जो होता है सोलर रेडिएशन, जिसको कहते हैं जो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है उसको सोलर रेडिएशन यानी कि सौर्य ऊर्जा कहते हैं, सौर्य विकिरण कहते हैं। और जो पृथ्वी द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है उसे पार्थिव विकिरण या इसी को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। सूर्य से जितना ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है, यानी कि लघु तरंगों के माध्यम से सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी, और पृथ्वी इसको दीर्घ तरंगों के माध्यम से वापस कर देती है। तो जो पृथ्वी दीर्घ तरंगों के माध्यम से, जिनको इंफ्रारेड कहा जाता है, यही इंफ्रारेड के माध्यम से जो पृथ्वी वापस करती है ऊष्मा को, इसे ही पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है पृथ्वी द्वारा वापस की जाने वाली विकिरण। अब यहीं पर एक शब्द और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो, यानी कि वायुमंडलीय खिड़की। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है, वायुमंडलीय खिड़की क्या होती है? वायुमंडलीय खिड़की क्या होती है? दरअसल होता क्या है कि पृथ्वी दिन के समय सूर्य से लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है और फिर दीर्घ तरंगों के माध्यम से इसे वापस अंतरिक्ष में भेज देती है या वायुमंडल को वापस कर देती है, और वायुमंडल फिर इसको अंतरिक्ष में भेज देता है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि 8 से 12 माइक्रोमीटर के बीच में, यानी कि 8 से 12 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की जो पार्थिव विकिरण है, दीर्घ तरंगी विकिरण है, इसको वायुमंडल रोकता नहीं है बल्कि इसको वापस अंतरिक्ष में चले जाने देता है। यानी कि पृथ्वी जो विकिरण करती है पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के माध्यम से, उसमें 8 से 12 माइक्रोमीटर के बीच की जो तरंगें होती हैं, माइक्रोमीटर वेवलेंथ की जो तरंगें होती हैं, इनको वायुमंडल रोकता नहीं है और ये सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक विंडो, वायुमंडलीय खिड़की। तो यही होता है वायुमंडलीय खिड़की। तो आज जो परिभाषिक शब्द हम लोगों ने देखा है ये बार बार आते रहेंगे या आते अब तक आते रहे हैं। तो इस प्रकार से बीच बीच में जो टर्मोलॉजियाँ होंगी उन पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टर्मोलॉजियाँ ही हैं जो हमें परेशान करती हैं पढ़ाई के समय। अगर टर्मोलॉजियों का वास्तविक मायने हमें पता है तो हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो ये शब्द था, ये टॉपिक जो था हमारा टर्मोलॉजियों का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को इतना ही रहने देते हैं, और यदि आपको पढ़ना है, इस पर कुछ आपको और अधिक पढ़ना है, तो आप इस पर एक काम कीजिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस, यानी कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। तो पृथ्वी साथ में वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन, इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो पृथ्वी का ऊष्मा बजट ही होगा। तो फ्रेंड्स, हम आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, और आप इसको पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहिए, मेरे जो पढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं इनको आप सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी का, तो उसमें चीज़ें काफ़ी आपको आसान हो जाएंगी। तो आज फ्रेंड्स इतना ही क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।